नमस्कार, E2E क्लासेज में मैं रंजन कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको जो है आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। पिछली वीडियोज में हमने बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया था जिसमें आपका संख्या पत्ती, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न से संबंधित टॉपिक थे। तो उसको देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके जरिए आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वैसा ही होगा। तो विपरीत फलकों का योग जब भी होता है तो उसको हम लोग मानक पासा, स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो नेट बना हुआ है, जाल बना हुआ है, इसको मोड़ने के बाद जो है किस पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यहाँ पर आपको पासे का चित्र भी मैंने दे रखा है। यहाँ पर देखिए आप 4 है, बगल में 3 है, तो ये विपरीत फलक नहीं हुए, ये संलग्न फलक हुए, एडजेसेंट फेस। तो इसमें कभी भी जो है विपरीत फलक का जो योग 7 नहीं होगा। अब इस नेट के जरिए, जाल के जरिए हम लोग खोजते हैं कि किसमें विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो पहले ऑप्शन में देखिए आपकी 1 है, इसका विपरीत कौन आएगा? 2 आएगा, तो योग कभी भी 7 नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में आप अगर देखते हैं तो 2 है, इसका विपरीत आएगा 1। जब आप फोल्ड करोगे तो 2 का विपरीत आएगा 1, 3 का विपरीत आएगा 6 और 5 का विपरीत हो जाएगा 4। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब तीसरे ऑप्शन में आप देखिए, जब मोड़ेंगे हम इसे तो 3 का विपरीत जो संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4। इसी प्रकार 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5। तो हर एक विपरीत फलक का योग 7 आ रहा है, अतः यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 2। अब इसमें कहा जा रहा है कि षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो षटभुजाकार पिरामिड, तो पहले पिरामिड को आप समझिए, पिरामिड होता क्या है। पिरामिड एक आकृति है जिसमें आधार जो है वो बहुभुज होता है, पॉलीगॉन होता है। हो सकता है ये त्रिभुजाकार भी हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षटभुज हो, लेकिन जो बाकी के फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। आप इजिप्ट के पिरामिड को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि षटभुजाकार पिरामिड, तो होगा क्या इसमें कि जो आधार होगा षटभुज होगा और बाकी के फलक जो होंगे वो त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप देखिए, चौथा ऑप्शन, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। यही है षटभुजाकार पिरामिड। सही ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक्स से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या क्या है। अब इस ब्लॉक को गौर से देखिए आप, आगे के फेस में कितने ब्लॉक इस तरह के वर्ग मिल रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार जब हम लोग दाहिने तरफ के फेस को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4। तो जब नीचे का जो सतह हुआ उसमें कितने घन होंगे? 5 गुने 4, 5 के 20। और इसी प्रकार ये 3 भागों में बटा हुआ, 1, 2, 3, तो 20 गुने 3। इसका मतलब कि इसमें कुल ब्लॉक जो है वो 60 हैं। इसी क्रम में अगला सवाल, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, 400 डिग्री, 405 डिग्री, 390 डिग्री या 395 डिग्री। यह 2012 में नवंबर में पूछा गया सवाल है। अब हम लोग देखते हैं कि 4 और 1/3 समकोण। तो 4 समकोण कहने का मतलब है कि 4 और 1 समकोण में कितने डिग्री होते हैं? तो 90 डिग्री। 4 समकोण में हो गए 360 डिग्री। अब कहा जा रहा है 1/3 समकोण, तो एक समकोण का तीसरा भाग, तो एक समकोण का तीसरा भाग कितना हुआ? एक समकोण का तीसरा भाग 30 तिहाई 90, 30 डिग्री। अब कुल
अगर देखते हैं तो 0, 6, 3, 9 और ये 390 डिग्री। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 390। सही उत्तर ऑप्शन 3। ठीक इसी तरह का एक और प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब देखोगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 और 2/3 समकोणों, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो 4 समकोण कहने का अर्थ 4 गुने 90 डिग्री, डिग्रियों की संख्या हो गई 4 समकोण में 360 डिग्री। और 2/3 समकोण, तो 2/3 समकोण कहने का अर्थ हुआ कि 90 गुने 2/3, ये 30 बार में गया और 30 दूनी 60, 0, 2, 4। तो 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी हुई? 420। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। फर्श पर टाइल्स लगाना है, उसको जो है बिना काटे जो है वो कौन सी साइज की टाइल लगाए ताकि इस फर्श पर पूरी तरह से लग जाए बिना काटे। अब देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आए आपके सामने तो ऑप्शन के जरिए करना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने सेंटीमीटर में। आपका जो फर्श का माप है वो 9 मीटर गुने 7 मीटर है। तो 9 मीटर कहने का अर्थ हुआ कि 900 सेंटीमीटर और गुने 7 मीटर कहने का मतलब 700 सेंटीमीटर। तो यह जो है फर्श का माप है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से हर एक ऑप्शन से हम लोग भाग देते हैं। जिस ऑप्शन से ये संख्या जो है पूरी तरह से कट जाए वही माप होगा टाइल्स का। तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने 4 गुने 65, 40 गुने 65। तो अगर आप इसको भाग देते हैं तो देखिए 0 और 4 से यह कट जाएगा कितने बार में? 28 बार में। 65 है यहाँ। अब जब काटोगे आप तो कुछ न कुछ रिमाइंडर बच ही जाएगा, शेषफल बच ही जाएगा और ये जो है भिन्न में आएगा या दशमलव में आएगा आपको। तो यह जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस साइज की टाइल्स लेने पर टाइल्स को काटना पड़ेगा। अगला ऑप्शन क्या दिया जा रहा आपके सामने? तो 900 सेंटीमीटर गुने 700 सेंटीमीटर। इसको भाग किसे देना है? 55 गुने 40। अब इससे भी आप देखोगे कि भिन्न में मतलब कुछ न कुछ बच ही जाएगा, ये दशमलव में आएगा। तो इससे भी क्या है कि आपको टाइल्स जो है काटना पड़ेगा। अगला ऑप्शन थर्ड जो दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। तो 900 सेंटीमीटर गुने 700 सेंटीमीटर और बटा 35 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर। यहाँ दे 35 से 2 बार में और ये टोटल 20 बार में कटा, और 45 से 2 बार में 90 और टोटल 20 बार में। यानी कि यहाँ जो है पूरी तरह से ये विभाजित हो जाता है, यानी कि आपको जो टाइल्स लगेगा वो 40 लगेगा, लेकिन साइज क्या होगा? 35 गुने 45। यही आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में वर्ग से क्षेत्रफल में अधिक है। कितना अधिक है? तो आप इसमें देखो आयत और वर्ग दो आकृति दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ग की भुजा निकालने के लिए परिमाप को 4 से भाग देते हैं, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला है 4 गुने भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुने भुजा। तो भुजा निकालने के लिए क्या किया जाएगा? परिमाप को 4 से भाग दे दिया जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर परिमाप को 4 से भाग देने पर 20 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ हुआ कि वर्ग जो है उसकी भुजा जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर हर एक भुजा। अब आयत के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत
हम लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो 20 का 2 गुना 40। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो कहा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई 40 चौड़ाई 20, यह देता है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, यानी कि 20 गुने 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हुआ? 800 में से आप 400 को घटा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 800 में से 400 घटाने पर मिलता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसी क्रम में अगला जो सवाल है वह कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई कहने का मतलब हो गया वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो कहा जा रहा है कि आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इनकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां दिया जा रहा है कि वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का परिमाप दिया गया है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? परिमाप को फिर से क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। तो 20 सेंटीमीटर परिमाप है, 4 से भाग देने पर 5 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग आपके सामने निकल कर आया उसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। यदि आयत अगर लिया जाए तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर, आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी, 5 का 2 गुना 10। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके सामने है। पूछा क्या जा रहा है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, 10 गुने 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसी क्रम में 9वां सवाल, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन एक आयत होगा, दूसरा एक वर्ग होगा, तीसरा एक वर्ग अथवा एक समचतुर्भुज होगा, या चौथा एक समलंब चतुर्भुज होगा। आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर, वर्ग अथवा समचतुर्भुज, चतुर्भुज समचतुर्भुज कहने का मतलब रोम्बस। तो यदि विकर्ण समकोण पर काटते हैं तो यह 2 ही चतुर्भुज में होता है, चाहे तो वर्ग में या समचतुर्भुज में, स्क्वायर में या रोम्बस में। तो स्क्वायर या रोम्बस, इन दोनों में होता क्या है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री बनाते हुए। तो आपका ऑप्शन जो तीसरा है वही आपका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि चित्र में वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र क्या है? O है, जिसमें जीवा जो है AB कॉर्ड 4 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या OA भी 4 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है यह भी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु C है, वृत्त पर एक बिंदु C है। तो कोण ACB कहने का अर्थ हुआ यहाँ जो कोण बन रहा है उसका माप क्या होगा? तो देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो केंद्र पर जो जीवा से कोण बन रहा है वो कितना होगा? यहाँ त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर, जीवा भी 4 सेंटीमीटर। यह किस प्रकार का त्रिभुज बना? यह बना समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि सभी कोण बराबर होते हैं, जितने भी कोण होंगे वह बराबर होंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? सभी कोण 60 डिग्री। तो वृत्त का गुण है कि यदि किसी जीवा से केंद्र पर कोण बनता हो और ठीक उसी जीवा से वृत्त के किसी भी बिंदु पर कोण बनता हो तो केंद्र पर बना कोण 2 गुना होता है।
केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा, यानी कि ये जो बिंदु पर बन रहा है कोण वह आधा होगा। तो 60 का आधा कितना 30। तो ऑप्शन आपका तीसरा जो है सही उत्तर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज कहने का अर्थ होता है हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है क्या, क्षैतिज रेखा जो है वह जमीन के समांतर होती है और ऊर्ध्वाधर जमीन पर लंब होता है। तो यह दोनों रेखा क्या है, सममित रेखा। तो सममित रेखा कहने का मतलब हो गया कि लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसी रेखा जो किसी चित्र को दर्पण प्रतिबिंब में बांट दे, मिरर इमेज में, उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर देखने के बाद वाई आपको जो दिख रहा है, यदि हम इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन खींचे तब 2 भाग में बढ़ जा रहा है, लेकिन क्या आपको क्षैतिज रेखा से ये 2 भाग में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ए को अगर आप वर्टिकल लाइन से बांटो तो यह 2 भाग में बढ़ जा रहा है, मिरर इमेज हो जाएगा, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल लाइन से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो यह भी गलत है। एक्स को देखिए आप, एक्स इसे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा से बांटते हैं तो मिरर इमेज में बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा से भी बांटेंगे तो यह मिरर इमेज में बढ़ेगा। यानी कि एकमात्र एक्स यहाँ पर लेटर है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन आपके सामने है कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। यही ऑप्शन गलत दिख रहा है, क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग कब होंगे? जब प्रत्येक भुजा बराबर हो समांतर चतुर्भुज का और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आगे के भी ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है जानकारी मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। अगला ऑप्शन क्या कहा जा रहा है कि यदि वर्ग सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस होंगे, चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर हैं। तो सम चतुर्भुज में यही होता है कि चारों भुजाएं बराबर और विपरीत कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ भी तो विपरीत कोण बराबर हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है ये सही है। तीसरा, सभी वर्ग आयत होते हैं, सही है, सभी वर्ग भी आयत होते हैं। लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो उससे क्या, लेकिन है तो वो आयत ही हम कह सकते हैं उसे। तो सभी वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, 2 जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो आयत में भी तो है 2 जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर हैं और विपरीत कोण 90 डिग्री बराबर हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, यह गलत है। तो ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 13 इसमें कहा जा रहा है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का माप क्या होगा। 2 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में बना हुआ कोण क्या होगा। ये रहा आपके सामने घड़ी। अब इसमें क्या है कि यहाँ हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2। अब 2 बजने का मतलब हुआ कि जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ होगी, 2 पर, और मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पर। अगर ये हम लोग 12 को आधार मानकर जो है घड़ी की सुइयों को घुमाते हैं तब देखते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनता है। तो पहले आप देखिए कि 12 को अगर हम आधार मान रहे हैं तो मिनट की सुई जो है वहीं पर है, यानी कि मिनट की सुई द्वारा बना कोण हो गया 0 डिग्री। अब घंटे की सुई द्वारा जो कोण बन रहा है यही आपका उत्तर होगा। तो देखिए घंटे की सुई जो है 2 बजे तक पहुंचने में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री, एक चक्कर लगाने का अर्थ होता है कि 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360
बटा 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री का। 1 घंटे में जो है 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में 30 दूनी 60 डिग्री। यह जो कोण हुआ आपका, ये 60 डिग्री हो गया। इस चीज को याद रखिएगा कि घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और इसी प्रकार मिनट की सुई 1 घंटे कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जब वो एक चक्कर घूमती है मिनट की सुई, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर हम देखें कि 5 मिनट में या 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। मिनट की सुई यदि एक चक्कर लगा रही है तो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360। लेकिन एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई जो है वो कितना समय लेगी? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360 और बटा 60, 60 से 6 बार में, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी कितने मिनट में? 1 मिनट में। इसको भी आपको याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका सही उत्तर जो है इस प्रश्न का है 60 डिग्री। अगला प्रश्न फिर आपके सामने, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं? दोनों जितने भी ऑप्शन हैं सब में 3-3 लेटर हैं। अब तीनों में दोनों प्रकार की, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन में देखो, हमने अभी 2 प्रश्न पहले हमने डिस्कस किया था कि ए में जो है आपका सिर्फ ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है, क्षैतिज नहीं है। इसी प्रकार बी में केवल क्षैतिज रेखा, क्षैतिज सममिति रेखा है। सी में भी क्षैतिज सममिति रेखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्शन ए गलत है। आप ऑप्शन 2 को गौर से देखो। एक्स में हमने डिस्कस किया था दोनों प्रकार की रेखाएं हैं, क्षैतिज भी हैं और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं भी हैं। एच को भी अगर हम क्षैतिज रेखा से बांटे तो 2 प्रतिबिंब, मतलब 2 इमेज देगा, और दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार अगर क्षैतिज रेखा से बांटे तो यह भी जो है दर्पण प्रतिबिंब देगा। इसी प्रकार ओ को भी जो है हम लोग 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, दोनों ही रेखाओं से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही उत्तर है। यही 3 लेटर है जिसमें दोनों होंगे। कौन कौन? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। घुमावदार सममिति कहने का अर्थ क्या हुआ? रोटेशनल सिमेट्री। तो होता क्या है ये रोटेशनल सिमेट्री भाई? तो रोटेशनल सिमेट्री क्या है कि आप किसी आकृति को आप 360 डिग्री से जब आप घुमाते हो तो कितनी बार जो है वो अपनी पुनर्स्थिति में, यानी कि पहले वाली स्थिति में आ जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सा आकृति है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। अब हम इसे 360 डिग्री से घुमाते हैं, तो चाहे तो इसे आप घड़ी के घूमने की दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशा में घुमा सकते हो। अगर इसे हम क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा में घुमाते हैं तो यह जो शीर्ष है ए, अगर मान लिया जाए ये बी है, ये सी है, ए शीर्ष जो है सी पर आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 120 डिग्री का। फिर यहाँ से ए पहुंचकर आ गया सी बिंदु पर, सी आ गया बी पर और बी आ गया ए पर। फिर इसी प्रकार जब दूसरी बार हम इसे घुमाएंगे सी से बी पर, यानी कि यहाँ ए आ गया, ए से यहाँ पहुँचने में फिर से ये 120 डिग्री घूमेगा। और इसी प्रकार फिर से ए पर आने पर, ए यहाँ पहुँच गया ना, ए को यहाँ पर आने में फिर से 120 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यह जो है 360 डिग्री में घूमने में 3 बार जो है अपनी स्थिति में आ जा रहा है। और कितने डिग्री से घूम रहा है? तो पहली बार 120, दूसरी बार फिर 120 यानी कि 240, और फिर 120 यानी कि फिर 360। तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने आज ज्योमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। इसी प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट में पूछे जाते हैं।
हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में 2012 में, 2015 में, 14 में, 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सब प्रश्नों का अभ्यास आप अच्छी तरह से कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के जरिए आप जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाइए, ताकि आपको जो है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप तक पहुंचाएं, जिसका फ़ायदा आपको मिल सके। आप अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलने वाले हैं फिर से हम लोग अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।